दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। खुश रहें, मस्त रहें। हम मनोविज्ञान है उसके बारे में चर्चा करें। तो मनोविज्ञान में हमने क्या जो छोटे मोटे टॉपिक रह गए, छोटे मोटे पॉइंट रह गए थे, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने मनोविज्ञान के बारे में संपूर्ण चर्चा की थी। कल हमने अधिगम जो है यानी सीखना है, व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने अनुभवों से लाभ उठाता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाता है और अध्ययन करता हुआ सीखता हुआ जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अधिगम है। इसमें कुछ व्यवधान आ जाता है, यानी व्यक्ति सीखता नहीं है। जैसे डिस्ग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिस्प्लेक्सिया है, डिसलेक्सिया है और एडीएच अवधान संबंधित है, प्रोजेरिया है। इस प्रकार हमने क्या है रूमिया है, इनसे संबंधित है कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली उनके बारे में चर्चा की थी। तो आज इसके बारे में और अलग पॉइंट है। शिक्षा मनोविज्ञान में छोटे मोटे पॉइंट है, जैसे रुचि किसे कहा जाता है, आदत किसे कहा जाता है, अभिवृत्ति किसे कहा जाता है, आत्म संप्रदाय किसे कहा जाता है, कल्पना क्या होती है। इस प्रकार के छोटे छोटे शब्दावली जिनके बारे में हम क्या चर्चा करेंगे। तो इसको क्या स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम पहली अगर हम बात करते हैं तो पहला आता है आत्म संप्रदाय। आत्म संप्रदाय किसे कहा जाता है? जब व्यक्ति स्वयं के बारे में जानने की कोशिश करता है तो इसे क्या कहा जाता है? आत्म संप्रदाय। मैं हूँ, आप हूँ। जब हम आप अपने आप स्वयं के द्वारा अपना अनुभव करने लगते हैं, अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं, यानी मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है। इस प्रकार व्यक्ति जब सोचने लगता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे आत्म संप्रदाय कहा जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं? आत्म संप्रदाय के नाम से जानते हैं। आत्म संप्रदाय होता है ये किस प्रकार है, इसको प्रभावित भी करता है। आत्म संप्रदाय यानी मैं हूँ, आप हूँ। एक उम्र तो ऐसी होती है जब तक हम अपने बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, जैसे शिशुअवस्था है, बाल्यावस्था है। लेकिन जैसे किशोरावस्था की ओर अग्रसर होते हैं तो किशोरावस्था को पार कर व्यक्ति प्रौढ़ अवस्था की ओर आता है तो व्यक्ति क्या है, एक एकांत समय में जब बैठता है, एक समय उसके सामने ऐसा आता है कि वह स्वयं के बारे में सोचने को मजबूर हो जाता है और सोचता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं इस ब्रह्मांड में क्यों आया, इस सृष्टि में मैं किस कार्य के लिए आया, मेरा कार्य क्या है, मैं कौन हूँ और मेरे नितांत जो आवश्यक है दिनचर्या है उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो जब व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखने लगता है तो इसे क्या कहा जाता है? आत्म संप्रदाय। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन है जो बनते हैं कि आत्म संप्रदाय में व्यक्ति किसके बारे में सोचता है? स्वयं के बारे में, पड़ोस वालों के बारे में, सामाजिक परिवेश के बारे में या वातावरणीय कारकों के बारे में। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आत्म संप्रदाय में व्यक्ति स्वयं के बारे में सोचता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मेरा कार्य क्या है और मेरी योग्यता क्या है, मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, क्या मैं हासिल नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार जब व्यक्ति सोचता है तो इसे आत्म संप्रदाय कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है अभिवृत्ति। कौन सा आता है? अभिवृत्ति है व्यक्ति का जो नजरिया होता है उसे क्या कहा जाता है? अभिवृत्ति कहते हैं। यानी मैं हूँ, आप हैं, कहीं पर बैठे, समाज में गए या स्कूल में गए, विद्यालय में, कहीं पर आप घूमने के लिए, आपका उस परिस्थिति में नजरिया क्या रहता है, यानी आपके देखने की क्षमता क्या है, नजर के दृष्टिकोण का प्रारूप आपका क्या है, इसे क्या कहा जाता है? इसे अगर हम बात करें तो इसे अभिवृत्ति कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति का देखने का जो नजरिया होता है उसे हम अभिवृत्ति कहते हैं। नजरिया परिवर्तन होता है व्यक्ति की। अगर हम बात करते हैं तो शेष अवस्था में एक अभिवृत्ति अलग होती है, बाल्यावस्था में जब बाल अवस्था में बालक आता है तो उसका नजरिया एक अलग होता है, किशोरावस्था में आता है तो उसकी एक नजर दृष्टि अलग ही हो जाती है, प्रौढ़ अवस्था की ओर अग्रसर होता है तो व्यक्ति के नजरिया अलग हो जाता है। यानी वह आदर्शता के बारे में बात करता है, नैतिकता के बारे में बात करता है, क्योंकि उसने 55 के पार की उम्र उसने पाई, जो आयु है वो पार कर ली है। उसके बाद में उसके सोचने का और समझने का और देखने का जो है दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है? नजरिया कहते हैं। तो नजरिया मतलब अभिवृत्ति है। किसी भी व्यक्ति या बालक के देखने का जो दृष्टिकोण होता है उसे हम अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति है बदल भी सकती है, समय परिस्थिति के अनुसार किसी भी जो व्यक्ति होता है उसकी अभिवृत्ति बदल सकती है। तो अभिवृत्ति की अगर बात करते हैं तो ये जन्मजात भी होती है और इसे हम अर्जित भी करते हैं। तो अभिवृत्ति में एक पॉइंट पूछा जाता है कि अभिवृत्ति किस प्रकार की होती है? तो अभिवृत्ति हमारी क्या है? जन्मजात होती है और दूसरी क्या है? अर्जित है। इसे हम अर्जन भी करते हैं। ठीक है, यानी जिस परिवेश में, जिस वातावरण में अर्जित हो गए माता पिता से जो दृष्टिकोण है, यानी संस्कारी माता पिता है तो उनके संतान संस्कारी होगी, उनमें वो गुण आएंगे। यानी उपार्जित गुणों का जो संचरण का सिद्धांत पढ़ा था, बीसवें ने कहा था कि हमारे जो गुण हैं वो चलते रहते हैं, इस प्रकार उन्होंने बताया था। उस अनुसार के जो माता पिता है उनके से जेनेटिक कोड होता है, हमें जीव द्रव्य प्राप्त होता है। उसी जीव द्रव्य के
कारण ही बालक है वो संतति आगे की बढ़ती है। दादाजी पिताजी से हम हमारे से अपने संतान इस प्रकार के पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो उनमें जो माता पिता है, अपने माता पिता है, उनकी जेनेटिक कोड, अनुवांशिक गुण है वो परिवर्तित दर बदर चलते आगे तक क्या है चलते बढ़ते चलेंगे। उसी प्रकार जो उनका नजरिया होता है अपने माता पिता का संस्कार या तो उनके संतान संस्कार। अगर माता पिता में किसी प्रकार अगर बात करते हैं चापलूसी, किसी प्रकार का कोई है संवेग है या किसी प्रकार की अवृद्धि ज्यादा पाई जाती है, तो इसी प्रकार का नजरिया बालकों में आता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अभिवृद्धि जन्मजात भी होती है और इसे अर्जित भी किया जाता है। जन्मजात तो अपने माता पिता से मिलेगी और अर्जित हम जिस परिवेश जिस वातावरण में रहते हैं उसी के माध्यम से क्या हम सीखते हैं। जैसे कोई बालक उसकी शिक्षा जो प्रक्रिया है गुरुकुल के माध्यम से होती है, यानी ऐसा शिक्षण संस्थान जहाँ शास्त्रियों के माध्यम से एक जो संस्कृति भाव से उसकी दिनचर्या का शुरुआत की जाती है और दिनचर्या की समाप्ति की जाती है। तो अगर कोई बालक है उस परिस्थिति उस परिवेश में रहता है तो उसका नजरिया एक अलग। एक बालक है वो अपने संगी साथियों के साथ ऐसे संगी साथियों के साथ रहता है जो कहे हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति के, गुस्सेल है, इधर उधर की हाँकने वाले हैं और इधर उधर के गलत कार्य करने वाले। अगर उस परिवेश में कोई बालक रहता है तो उसका नजरिया उसी प्रकार से। एक बालक है उनके माता पिता शिक्षित परिवार से संबंधित है तो वो क्या है उसी प्रकार से अपने माता पिता के सहयोग से इसी प्रकार का नजरिया रहता है। एक मित्र है वो उसके 7 मित्र है या 8 मित्र है, कोई एक तुम्हें मित्र मंडली, उन मित्र मंडली में क्या है हुक्का पीने वाले, शराब पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, तो उन्हीं के समान दूसरे जो व्यक्ति है सिंपल सा व्यक्ति है उनके परिवेश में रहता है तो उनका असर उस पर आता है, उसका नजरिया भी क्या बदल जाता है कि ये तो क्या है शौकीन चीज, तो इसको क्या है खाने पीने में क्या परहेज है। तो इस प्रकार है जिस प्रवृत्ति में रहता है यानी अर्जित के बारे में बता रहे हैं। जिस परिवेश और जिस वातावरण में कोई बालक या व्यक्ति रहता है वो उसी प्रकार का जो अभिवृत्ति है नजरिया रखता है। तो पहला हमने क्या पढ़ा, आत्म संपर्क है, अपने आप के बारे में जानने की इच्छा है, अपने भावों के बारे में जानने की इच्छा आत्म संपर्क कहलाती है। दूसरा अभिवृत्ति है यानी इसे नजरिया कहा जाता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा देखने की जो दृष्टिकोण होता है उसका देखने का जो प्रारूप होता है उसे क्या कहा जाता है, अभिवृत्ति कहते हैं। तीसरी आती है रुचि है यानी इंटरेस्ट है। कोई व्यक्ति है इंटरेस्ट की अगर हम बात करता है तो इसे कैसे हम परिभाषित करें, कोई जो व्यक्ति है उसके द्वारा किसी भी कार्य में रुचि दिखाई जाती है, किसी भी कार्य में क्या इंटरेस्ट दिखाया जाता है, यानी किसी भी कार्य को करने में जब व्यक्ति आकर्षित होता है, किसी भी कार्य को करने में जब व्यक्ति अपने आप से आकर्षित होता है तो इसे क्या कहते हैं, रुचि कहा जाता है, इंटरेस्ट कहा जाता है। इसको समझिएगा, जैसे हमें कोई अपने डेली शेड्यूल का कोई वृत्तांत आपको याद कि कोई ऐसा अपनी जिंदगी का पर डे का कोई ऐसा कार्य होता है जिसको करने में आपको आनंद आता है, कोई भी होगा, पढ़ाई का है, सोने का है, इधर उधर घूमने का है, बाजार जाने का है, अलग अलग है। शहर वाले हैं उनको अलग विचार, गांव वाले हैं उनके अलग विचार। तो जब किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज अपनी ओर आकर्षित करती है यानी उस कार्य को करने के लिए आकर्षित करती है तो इसे इंटरेस्ट कहा जाता है, रुचि कहा जाता है। जैसे आप 10 में थे, 11 में हुए, +2 में हुए, उस समय आपको एक सब्जेक्ट, आपका एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको पढ़ने में आपको कहीं रुचि होती थी, इंटरेस्ट आता था, यानी आप उसकी तरफ आकर्षित ही होते जाते थे कि ये टीचर आए तो मैं क्या है इस सब्जेक्ट को बड़ी अच्छे से याद करूं, क्योंकि उनके पढ़ाने का लहजा तरीका बहुत अच्छा था। तो किसी भी चीज को लेकर आप अगर उसकी तरफ आकर्षित होते हो, वह वस्तु या कोई प्रक्रिया है जो आपको आकर्षित करती है यानी उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है तो इसे रुचि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, रुचि कहा जाता है। तो रुचि एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है यानी अपने शरीर के अनुसार हम इसके कार्य करें, मानसिक और शारीरिक दोनों के अनुसार होगा। इंटरेस्ट तभी आएगा जब मानसिक संतुलन भी होगा और शारीरिक कार्य भी करें, दोनों में प्रकार के कहें इंटरेस्ट आता है तो इसे क्या कहा जाता है, रुचि है, यानी मनोशारीरिक प्रक्रिया है। यह भी हमारी जो रुचि भी होती है ये जन्मजात और क्या है अर्जित होती है। रुचि भी क्या है, जन्मजात और अर्जित होती है। ज्यादा इसका फैक्टर रुचि का अर्जित फैक्टर पर पड़ता है, यानी अर्जित जो गुण होते हैं उसके द्वारा रुचि ज्यादा प्रभावित होती है। जो रुचि भी अपने है वही है, अपने माता पिता है उनके द्वारा अनुवांशिक गुण आएंगे और जिस प्रकृति जिस परिवेश में हम रहते हैं उसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको अर्जन करते हैं। यानी जिस परिवेश में अगर हम संगीत के क्षेत्र में, मंदिर मस्जिद में कहीं रहते हैं तो उसमें हमारे को उस कार्य करने में क्या इंटरेस्ट आएगा, तो रुचि क्या होती है, अर्जित होती है। एक व्यक्ति है वो हमेशा एक शिक्षक के साथ रहता है,
तो मैं जहाँ पढ़ाई करता था तो हमारे एक शिक्षक लेक्चरर की तैयारी करवाते थे, उनके साथ उनके परिवार का एक सदस्य था, उनके साथ उनके परिवार का एक सदस्य था, उसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। हाँ, उसने ग्रेजुएशन किया था, एमए उसने कर रखा, मास्टर डिग्री थी उसके पास, डिग्रियाँ उसने ले रखी थी, लेकिन पढ़ाई में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उन शिक्षक ने उसको अपने जो शिक्षण संस्थान था उसमें कार्ड चेकर के लिए क्या गेट पर, जैसे कहीं शिक्षण बड़ी बड़ी संस्थाओं में क्या जाते हैं, उन संस्थाओं में क्या है जो शिक्षक होते हैं वो अपना अलग से बेंच लगाते हैं, वो अपना अलग से बेंच पढ़ाते थे। उस बेंच में उन्होंने अपने उस जानकार को, जो उनके परिवार का सदस्य था, उसे क्या है गेट पर केवल कार्ड चेकिंग के लिए रखा और उसे कहा तेरा कार्य क्या कार्ड चेक करना, तेरे को जो खर्चा होगा अपने पास रखते थे, एसी में रखते थे, उनके पास बड़ी गाड़ी थी, BMW गाड़ी में रहते थे, बड़े शौक से रहते थे, तो उसको अपने साथ रखते थे। वो कार्ड चेक करता, 2 घंटे की क्लास सुबह, 2 घंटे की शाम की क्लास होती, उस दौरान वह उनके साथ में रहता, केवल कार्ड चेक करता था। और किस्मत देखी वो उसी सब्जेक्ट का था जिसका वह शिक्षण करवा रहे, उसे कहते तो कार्ड चेक, तो कार्ड चेक करता था, गेट पर ही बैठे थे। गुरुजी जब सामने से पढ़ाते थे, गुरुजी क्या सामने से पढ़ाते तो वो क्लास में गेट पर बैठे थे, वो चीजें क्या वो सुनता था, रिपीट करता था। तो 2 साल तक वो क्या इस कार्ड से के कार्य में रहा। 2 साल बाद जब क्या स्कूल लेक्चरर का रिजल्ट आया तो उसको क्या गुरुजी ने फॉर्म भरवा दिया। गुरुजी को पता था कि कुछ ना कुछ तो ये पढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा, कार्ड चेक करेगा तो कुछ तो इसका इंटरेस्ट होगा इसके प्रति। तो उसने क्या लगातार क्लास 2 साल तक क्लास में रहा, रूटीन से वो बातें सुनता जो गुरुजी बताते, और गुरुजी कहते तो क्या है अब जो पर वीक होता है, वीकेंड का एक सीरीज लगता है, यानी गुरुजी शनिवार को टेस्ट सीरीज लगाते थे हमारे, तो उसमें क्या है गुरुजी उससे वो टेस्ट सीरीज तैयार करवाते थे। 150 क्वेश्चन के क्या वो कहते थे कि इससे इस टॉप पॉइंट से क्या तो इससे क्वेश्चन बना और इस आधार पर क्वेश्चन बना जो तेरे को सब्जेक्ट में अनुरूप लगे कि हार्ड डालने चाहिए हार्ड डाल, इजी डालने चाहिए इजी डाल, वो क्या है जो उनके साथ सहयोगी थे वो इस प्रकार क्वेश्चन बनाने लगा। गुरुजी देखते थे और उनको कहते थे किस प्रकार संशोधन करना तो बता देते थे, उनसे तैयार करवाते। तो लगातार 2 साल तक उस बंदे ने वो टीचिंग जो सीरीज थी वो तैयार की, प्रश्न पत्र था वो तैयार करता था और वो गुरुजी क्लास को सुनता था। उसकी अभी पिछले जो लेक्चरर का एग्जाम था, स्कूल लेक्चरर का एग्जाम है, वो पास हुआ है और अभी फिलहाल वो स्कूल लेक्चरर है। तो उसका क्या धीरे धीरे बताना यह चाह रहा हूँ कि उसका इंटरेस्ट बन गया, उस चीज में क्या है रुचि बन गई उनकी, ठीक है, आकर्षित होने लगा वो धीरे धीरे गुरुजी की तरफ और गुरुजी के लहजे की तरफ। होता है कई बार कि हम न चाहते हुए किसी चीज को कर लेते हैं, यानी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का न चाहते हुए किसी चीज की ओर आकर्षित होना है, अट्रैक्शन होना क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है, रुचि कहलाता है। तो वो बंदा था वो क्या गुरुजी की तरफ आकर्षित हुआ, टेस्ट सीरीज बनाता उसे इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे कि मैं इस प्रकार क्वेश्चन डालूंगा, इस प्रकार क्वेश्चन डालूंगा। वो अपने इंटरेस्ट के रूप क्वेश्चन तैयार कर रहा था, आकर्षित हो रहा था उस टेस्ट सीरीज के प्रति और शिक्षा के प्रति। तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट पैदा हो गया और उसने एग्जाम दिया और क्या स्कूल लेक्चरर बन गया। तो इस प्रकार है इंटरेस्ट क्या होता है, किसी भी कार्य के प्रति जब हम आकर्षित होते हैं तो धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वह हमारी क्या है रुचि बन जाती है, वो क्या हमारी क्या बन जाती है रुचि बन जाती है, इंटरेस्ट हो जाता है। तो यह जन्मजात अर्जित होती है, जन्मजात अपने माता पिता से एक फैक्टर के रूप में मिलती है, लेकिन परिवेश में रहा था, यानी वहां से उसने क्या अर्जित किया, उस शिक्षण का जो हमारे गुरुजी था उनका सहयोगी था, उसने क्या है वो इंटरेस्ट अपना क्या अर्जित किया था, यानी वहां से शिक्षण जो कार्य था कक्षा प्रणाली थी वहां से क्या उसने ग्रहण किया था। तो इस प्रकार के है यह एक अर्जित प्रक्रिया है। एक आता है अवधान है, यानी ध्यान केंद्रित करना होता है, अवधान है ध्यान केंद्रित करना होता है। तो अवधान की अगर बात करते हैं, अवधान रुचि पर आधारित है। यदि हमें किसी चीज में सुनने में इंटरेस्ट आएगा तो हम उसकी तरफ अवधान करें। यदि आपको क्लास को देखने में इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको रुचि हो, अगर आपकी रुचि होगी कि गुरुजी क्या पढ़ा तभी तो आप ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, नहीं तो क्या है ऐसे कक्षा में जाएंगे आ जाए। जैसे जो महिलाएं होती है या और बात जो होते हैं सत्संग में जाती है तो उनको क्या है जो वचन समझ में आए, जो बात उनको समझ में आए वो तो सुने, जो समझ में नहीं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देती है। तो जब व्यक्ति को रुचि होती है तो वह क्या ध्यान केंद्रित करता है, इसे क्या कहते हैं अवधान है। अवधान इसे कहा जाता है किसी भी विषय वस्तु के ऊपर व्यक्ति के द्वारा ध्यान आकर्षित करना, ध्यान केंद्रित करना अवधान कहलाता है। और अवधान तभी जागृत होगा जब व्यक्ति किसी भी कार्य में रुचि लेता है, यानी इंटरेस्ट लेता है तो उसके अवधान होगा। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं अभियोग्यता है, इसके बाद एक शब्द आता है अभियोग्यता है या अभिक्षमता है। अभियोग्यता है, अभिक्षमता है, अभिरुचि है। कोई जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति आपके आस पड़ोस का है, परिवेश का है, उसके द्वारा किसी कार्य में ऐसी योग्यता वह रखता है, अभियोग्यता अभिक्षमता है।
किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की योग्यता रखा जाना जो अपने समाज से एक उसे अलग पहचान दिलाती, एक अलग प्रतिरूपण करती है, इसे क्या कहा जाता है? अभियोग्यता या अभिक्षमता है। यानी सभी से क्या अलग है। जैसे आप जहाँ पे रह रहे हैं, आप शहर में रह रहे हैं, तो शहर में अपने कॉलोनी के आस पड़ोस देखिए, एक ऐसा बच्चा आपको दिखाई देगा वो सभी बच्चों से भिन्न होगा और उसकी शिक्षण जो प्रणाली होगी उन सबसे ज़्यादा होगी, तो उसकी अभियोग्यता या अभिक्षमता क्या करेगी? ज़्यादा करेगी। जैसे एक बालक है, उसने पीएचडी कर रखा है, बाकी ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री ले रखी है, लेकिन पीएचडी कोई नहीं है। अगर पीएचडी होल्डर आपके कॉलोनी परिवेश में रहता है तो इस प्रकार का बालक क्या कहलाता है? अभिक्षमित बालक। अभिक्षमता है, अभियोग्यता है, यानी उसकी अन्यों से योग्यता क्या है, उस चीज को बारे में जानने में ज्यादा है, तो इसे क्या कहा जाता है? अभिक्षमता या अभियोग्यता है। यानी किसी व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों से योग्यता या क्षमता का ज्यादा होना क्या कहलाता है? अभिक्षमता या अभियोग्यता कहलाता है। तो समझ में आत्म संप्रत्यय, मैं कौन हूं, मैं क्या, अभिवर्तन नजरिया होता है। तीसरी हमने की थी रुचि है, इंटरेस्ट, आकर्षित होता है। चौथा हमने किया था अवधान है, यानी ध्यान केंद्रित करना है। चौथा कौन सा था? अवधान, यानी ध्यान केंद्रित करना है, किसी भी चीज की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होते हैं उसकी तरफ। और पांचवा अभिक्षमता है, अभियोग्यता है। अभिक्षमता या अभियोग्यता है किसी भी बालक या व्यक्ति की अन्य से योग्यता का ज्यादा होना या क्षमता का ज्यादा होना। इसके बाद हम बात करते हैं हैबिट्स, यानी आदत है। आदत किसे कहा जाता है? आदत किसे कहा जाता है? तो आदत की अगर हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति आपने देखा, कोई व्यक्ति आपने आस पड़ोस है, परिवार का सदस्य है, वो एक कार्य को लगातार अभ्यास के रूप में लगातार करता है। कोई भी कार्य हो, जब किसी व्यक्ति के द्वारा एक ही कार्य को बार बार रेगुलेशन में रिपीट किया जा रहा है, तो धीरे धीरे एक समय में बाद उसकी वह आदत बन जाती है, यानी उसकी हैबिट्स बन जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें, हम शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम शिक्षा से संबंधित बात करें। आपने पहले दिन कोई किताब उठाई, उस किताब से संबंधित आपको कहे एक टॉपिक पहले दिन पढ़ा, आपने समझ में नहीं आया, आपने छोड़ दिया। आपकी रुचि है किताब को पढ़ने की, उस किताब को पढ़ने की आपकी रुचि है, आप उसे पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन पहले ही दिन आपने उस किताब को उठाया तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं, एक पेज आपने पढ़ा छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर मन करेगा कि मेरा इंटरेस्ट है इस किताब को पढ़ूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, फिर एक पेज पढ़ेंगे, फिर दूसरे दिन 2 पेज पढ़ेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे आप उस किताब को कहे रेगुलर 1 2 3 4 5 पेज के पढ़ते जाएं, तो यह आपके दिनचर्या में शामिल हो जाएगा, आपके अभ्यास की क्रिया में शामिल हो जाएगा। तो जब कोई कार्य प्रणाली या क्रिया आपके अभ्यास कार्य में शामिल हो जाती है तो उसे हम आदत कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हैबिट्स कहा जाता है। दूसरे उदाहरण के तौर पर बात करें, अपने परिवार में छोटे बालक होते हैं, शिशुअवस्था है, बाल्यावस्था में आते हैं, तो उनको स्कूल जाने का एक रूटीन, लेकिन कई बालकों की आपने आदत देखी होगी कि लेट उठने की उनकी आदत होती है, जल्दी नहीं, लेट उठने का उनका क्या है? एक रूटीन होता है। तो धीरे धीरे वो 8 बजे उठेंगे तो आप उनको उठाएंगे नहीं, तो दूसरे दिन 8 बजे, तीसरे दिन 8 बजे, जैसे जैसे बड़े होंगे उनका रूटीन ही बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने उस कार्य का लगातार अभ्यास कर रहे हैं, लगातार अपने रूटीन में ला रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपने रेगुलर रूटीन में रखता है, उसका रेगुलर अभ्यास करता है, तो उसकी आदत बन जाती है। वही बालक 10 वर्ष का हुआ, उसको वही रूटीन 8 बजे का, वही बालक जब 30 वर्ष का हो जाता है तो उसका रूटीन वही रहता है, वो क्या है? फिर वही 8 के बजाय 9 बजे उठने लगे, क्योंकि वो कहेगा मेरी तो यार आदत, रात को मेरे को नींद ही नहीं आती, उसका क्या रूटीन बन जाता है, उसकी सोच ही ऐसी हो जाती है कि मेरे को रात को नींद ही नहीं आती, मेरे को नींद ही सुबह आती, तो इसलिए मैं क्या लेट उठता हूँ। ये क्या है? उसकी एक्चुअली आदत बन गई है, जो बचपन से लेकर उसने जो प्रक्रिया अपनाई थी, जिस प्रक्रिया का उसने अभ्यास किया था, यही अभ्यास उसके रूटीन में आ जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं? हैबिट्स कहते हैं, आदत के नाम से जानते हैं। तो आदत क्या है? व्यक्ति की अर्जित प्रक्रिया है। आदत क्या होती है? व्यक्ति अर्जित करता है, आदत क्या है? अर्जित की जाती है। जैसे कोई बालक है, अध्ययन के बारे में रूटीन रेगुलेशन रखता है, तो उसकी आदत रूटीन अध्ययन में लग जाएगी। कोई व्यक्ति है, उसको कार चलाने का शौक है, अगर कार चलाने की प्रक्रिया में लगता है तो उसकी आदत वही बन जाएगी। किसी की अगर बात करते हैं, कोई अन्य प्रक्रिया है, तो वह उसी प्रकार से क्या है? उसी कार्य में क्या है? अपनी निपुणता हासिल कर लेता है। इसके बाद आता है सामाजिक कौशल। अपने आस परिवेश में हम रहते हैं, समाज में रहते हैं। कई व्यक्ति आपने देखा होगा समाज में प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करते हैं। कई व्यक्ति होंगे, हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर जगह उपस्थित होता है। उसका यह सोचना होता है कि मेरे बगैर तो यह काम हो गए,
वो मन में ये रखता है कि अपने बगैर तो ये काम कर। किसी के कोई अगर शादी समारोह है, किसी के लड़का हुआ है, किसी की मृत्यु होगी, तो वो व्यक्ति आपको सर्वप्रथम वहां पर दिखाई देगा। यानी प्रजातांत्रिक समाज में जब कोई व्यक्ति अपने आप को सभी के ऊपर रखने की कोशिश करता है तो उसे सामाजिक कौशल कहते हैं। यानी वो मानता है कि सामाजिकता में सबसे ज्यादा कौशल मेरे में है, सबसे ज्यादा योग्यता मेरे है। क्या समाज में कोई भी कार्य होगा तो मेरे बगैर होता ही नहीं है, होगा ही नहीं, उसकी ये सोच हो जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? सामाजिक कौशल है। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा सामाजिकता के किसी भी कार्य में एक्टिव रहा जाता है और उस कार्य को करने के लिए हमेशा वह तैयार रहता है। उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं है, घर वाले कहीं भी हो, कोई व्यक्ति उसकी वाइफ कहीं घूमो, बच्चे कहीं घूमो, उसे कोई मतलब नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, उसे केवल समाज का लेना देना है। वहां समाज में क्या हुआ, उनके घर में क्या हुआ, उनकी शादी में क्या हुआ, कैसे लड़ाई, कौन कौन शादी में गए, इस प्रकार किसी उस व्यक्ति को केवल आप एक बार कहते, वो 4 दिन 5 दिन वो आपके घर पे रहेगा, उसे अपने घर से कोई लेना देना नहीं होता है। जब इस प्रकार से किसी व्यक्ति के द्वारा सामाजिकता के भाव में आकर हर कार्य में अपने आप का दबदबा दिखाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक कौशल के नाम से जानते हैं। सामाजिक क्या कहा जाता है? कौशल के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या पढ़ा? आत्म संप्रत्यय पढ़ा, अपने बारे में सोचे। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? रुचि है, इंटरेस्ट होगा। अभिवृद्धि यानी नजरिया होगा। इसके बाद अवधान यानी ध्यान केंद्रित करेगा बालक जो होता है। इसके बाद आदत, हैबिट्स हमने पढ़ी। और क्या पढ़ा है? सामाजिक संप्रेषण या सामाजिक योग्यता जो किसी बालक की सामाजिक कौशलता के आधार पर लागू होती है। इसके बाद नेतृत्व होता है। एक शब्द आता है नेतृत्व। कोई जो बालक होता है, कोई व्यक्ति होता है, उसको अपने झुंड का कार्यकर्ता स्वयं को शामिल करना, यानी वो केवल अपने बारे में सोचेगा कि नेतृत्व तो मैं ही करूंगा। कोई कार्य करने वाला होता है, कोई दल होती है, मंडली होता है, उसका कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति होता है। तो जब किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं को किसी कार्य करने के लिए अग्रसर किया जाता है, यानी मेरे बगैर वो क्या ये कार्य नहीं हो सकता है, मैं अगर नहीं होऊंगा तो ये कार्य संपन्न ही नहीं होगा, इस प्रकार जब उसे सोचा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। और इस संपूर्ण मंडली और उस सहयोगकर्ता को क्या कहा जाता है? नेतृत्व कहा जाता है। इसकी अगर बात करते हैं तो कोई भी प्रकार का होगा, जैसे अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे, इसी लोकसभा चुनाव में कोई जो मंत्री होता है अपने क्षेत्र में केवल अपने को विशिष्ट मानता है, यानी मेरे के द्वारा ही मेरे जो क्षेत्र है, मेरा लोकसभा क्षेत्र है, उसमें केवल मेरे को लोग वोट दें, केवल मैं ही इनका नेतृत्व कर रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा स्वयं को नेतृत्वकर्ता के रूप में समझा जाता है, यानी सर्वोपरि समझा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? नेतृत्व कहा जाता है। आपकी लोकसभा, हमारी लोकसभा है, अन्य की लोकसभा में उस क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति स्वयं को जब एक्टिव मानता है, यानी मैं इस पार्टी से हूँ और केवल मेरे कार्य संपन्न माने जाएंगे, लोग मेरे पीछे ही होंगे, तो इसे क्या कहते हैं? नेतृत्व कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। तो नेतृत्व जो होता है ये व्यक्ति राजनीतिक, आर्थिक, यानी किसी के पास राजनीतिक पावर है तो अपने आप को नेतृत्व करता समझे, किसी के पास पैसे जाता है तो समाज में क्या है? वो खड़ा होगा, जो मैं कह रहा हूँ वो करें। तो इस प्रकार के है सामाजिक में व्यक्ति अपनी राजनीतिक पावर के आधार पर और आर्थिक पावर के आधार पर या शिक्षा के आधार पर, कहीं देखो IAS IPS वो अपने क्षेत्र में कहेंगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ नवीन दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षित व्यक्ति है, उनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, उनके द्वारा एक अच्छा रास्ता आपको दिखाया जाएगा। लेकिन राजनीतिक या पैसों के धनिक व्यक्तियों के द्वारा जब नेतृत्व किया जाता है तो उनका पता नहीं किसी तरफ अपने को ले जाए, तो नेतृत्व किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति समूह का संचालन करने वाला जो मुखिया होता है उसे नेतृत्व कहा जाता है, नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। इसके बाद में आता है व्यवसायिक निष्पक्षता। व्यवसायिक क्या है? निष्पक्षता है। जैसे स्कूल के शिक्षक, स्कूल का शिक्षक उनको पढ़ाना उनका एक व्यवसायिक प्रक्रिया है। कोई 3rd ग्रेड टीचर है, कोई 2nd ग्रेड है, कोई 1st ग्रेड है, कोई कॉलेज टीचर है। इस प्रकार सभी के शिक्षक, उनका मुख्य कार्य क्या है? उनका व्यवसाय क्या है? शिक्षा देना। बालकों को अपनी ओर से अच्छी शिक्षा देना है। अध्यापकों की क्या है? अच्छी शिक्षा देना होता है। तो यह क्या है? जब टीचर के द्वारा अपने इस व्यवसाय में अपडेट रहा जाता है, अप टू डेट शिक्षा दी जाती है। बालक जो होते हैं 5वीं 6ठी है, 10वीं 11वीं, उनमें शिक्षक के द्वारा उन्हें जब क्रमबद्ध रूप से एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से सुव्यवस्थित शिक्षा प्रदान की जाती है तो इसे व्यवसायिक निष्पक्षता कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? व्यवसायिक निष्पक्षता कहा जाता है कि जो शिक्षक होता है वो बालकों को पढ़ाता है, उसकी एक व्यवसायिक प्रक्रिया,
पैसे आते हैं, लेकिन उसका एक व्यवसाय मान लिया जाता है, उसमें वह बालकों को पढ़ाता है और वह बालकों को इस अच्छी प्रक्रिया, इस अच्छी विधि से पढ़ाता है कि बालक संतुष्ट हो। जब तक बालक संतुष्ट नहीं होते तो शिक्षक अपनी व्यवसायिक निष्पत्ता को सही नहीं बांटता है। तो शिक्षक के द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया होती है, उसे व्यवसायिक निष्पत्ता के नाम से जाना जाता है। एक आता है अंतर व्यक्तित्व है। कौन सा आता है? अंतर व्यक्तित्व है, यानी हमारे दूसरों के साथ संबंध कैसे हैं। हम कुछ शब्दावली के बारे में बात करें, मुख्य शब्दावली है जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उनके बारे में देख रहे हैं। अंतर व्यक्तित्व है हमारे दूसरों के साथ संबंध कैसे हैं, हम दूसरों के बारे में क्या राय रखते हैं, दूसरों के बारे में क्या विचार रखते हैं, इसे अंतर व्यक्तित्व कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अंतर व्यक्तित्व है। जैसे कोई राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल है, उस पार्टी का मुखिया है, आपके क्षेत्र का लोकसभा सदस्य है या विधानसभा सदस्य एमएलए है या सांसद है, तो वो आपके बारे में क्या सोच रखता है, यानी आपके गांव के जो वोट है उसके तरफ है या नहीं। तो जब दूसरों के प्रति किसी के द्वारा सोच रखी जाती है, दूसरों के साथ हमारे संबंध होते हैं, इसे अंतर व्यक्तित्व कहा जाता है। एक होता है अंतरा व्यक्तित्व है, स्वयं के बारे में जानने की इच्छा रखने वाला अंतरा व्यक्तित्व। साधु संत सन्यासी महात्मा अपने आप से संतुष्ट रहते हैं, अपने आप से संतुष्ट रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, पैसों से मोह नहीं है, तो उनसे अंतरा व्यक्तित्व कहा जाता है। अंतर व्यक्तित्व है दूसरों के साथ हमारे सामाजिक या राजनीतिक या आर्थिक संबंध किस प्रकार से हैं, इसे अंतर व्यक्तित्व कहा जाता है। तो जो व्यक्ति जिनका अंतर व्यक्तित्व अच्छा होगा, यानी दूसरों के साथ संबंध अच्छे होंगे, पढ़ाई में ज़्यादा दूसरों को पढ़ाने में अच्छा करेंगे, वो दूसरों के बारे में सोचेंगे कि इसको मैं, अगर कोई शिक्षक होगा तो वो सोचेंगे इन बच्चों को अगर मैं अच्छी तरह से पढ़ा दूँ तो ये अपना भविष्य बना लेगा, तो इसे अंतर व्यक्तित्व कहा जाता है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम संप्रेक्षण है। संप्रेक्षण क्या कहा जाता है? संप्रेक्षण शब्द है किसी के साथ हमारे द्वारा बात करने का तरीका होता है, बातचीत करने का रवैया होता है, उसे क्या कहते हैं? संप्रेक्षण है। बातचीत का जरिया होता है, यानी अपने जो विचार होते हैं, अपने विचार या भाव होते हैं, उनको हम दूसरों के सामने किस प्रकार व्यक्त करते हैं, इसे ही संप्रेक्षण कहा जाता है। बातचीत का जरिया होता है, हमारे मन में कुछ भाव है दूसरे व्यक्ति को लेकर, दूसरा व्यक्ति हमसे मिलने के लिए हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो हमारे जो भाव हमारे विमुख है वो उसके साथ किस प्रकार का है, हमारा रवैया किस प्रकार का है, इसे संप्रेक्षण कहा जाता है, यानी बातचीत का लहजा और तरीका जो होता है। इसके बाद में क्या है? सहजता है, सजगता है, सहजगता है। कोई जो व्यक्ति होता है, कोई जो शिक्षक होता है, उसके द्वारा सभी पहलुओं से संबंध रखना है, यानी सभी पहलुओं के प्रति सजग रहना है, एक्टिव रहना है। किसी भी बात को लेकर क्या वो यह न कहते मैं इस बात से अनभिज्ञ हूँ, इस बात से क्या है अनभिज्ञ हूँ, तो इसे क्या कहा जाता है? सजगता, यानी अवेयरनेस के नाम से जानते हैं। कैसे सजग? मैं कोई शिक्षक हूँ, कक्षा 7 में पढ़ाता हूँ, कक्षा 7 में मैं गया, साइंस का टीचर हूँ, साइंस के बारे में बता रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो अनुवांशिकी के बारे में बता रहा हूँ, अनुवांशिकी के बारे में क्या जेनेटिक फैक्टर है उनके बारे में बच्चों को बता रहा हूँ, लेकिन मेरे द्वारा कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको मैं पढ़ नहीं रही। बालकों ने मुझसे कुछ पॉइंट पूछे, मैंने टाट को चलने लगा, मैं वहाँ टाट को चलने लगा कि मेरे को आई नहीं पता ही। तो जब किसी शिक्षक के द्वारा अपने शिक्षण कार्य में सभी पहलुओं से संबंधित जानकारी रखी जाती है, उसे सजगता कहा जाता है। मैं 7वीं का शिक्षक हूँ, बायोलॉजी का अनुवांशिकी पढ़ाता हूँ, क्लास में क्या बच्चों ने क्वेश्चन पूछे, पूरे पॉइंट के रूप में उनको बता देता हूँ, व्याख्या कर देता हूँ। सजग रहना, यानी अपने शिक्षा से संबंधित संपूर्ण पहलुओं के प्रति कोई व्यक्ति जब एक्टिव रहता है, अवेयरनेस उसके संबंधित संपूर्ण जानकारी रखता है, तो उसे क्या कहते हैं? सजगता के नाम से जाना जाता है। तो सजगता किसे कहा जाता है? संपूर्ण पहलुओं के बारे में छुटपुट जानकारी रखना, सभी प्रकार की जानकारी रखना। इसके बाद हमने पढ़ा था चिंतन है। चिंतन हमने देखा था एक मानसिक प्रक्रिया है। व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या आती है तो अपने मस्तिष्क के माध्यम से उसके बारे में, पहलुओं के बारे में सोचता है, विश्लेषण करता है, एक्टिवेशन करता है, उस समस्या का समाधान कर लेता है। तो इसके बारे में हमने संपूर्ण एक क्लास ली थी, उस क्लास में देखा था। तो चिंतन किस प्रकार की है? एक सिंपल एक हमारी मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन किस प्रकार की है? एक मानसिक प्रक्रिया है। इसके बाद एक पॉइंट आता है तर्क आता है। कोई बात को लेकर, कोई लॉजिक को लेकर हम तर्क वितर्क करते हैं। एक हमारी उम्र होती है, यानी बाल्यावस्था तक तो क्या हम कोई कुछ कहे मान लेते हैं कि जहाज उड़ता है तो हम मानेंगे जहाज उड़ेगा, ठीक है। एक उम्र ऐसी आ जाती है, उसके बाद में वो कहते हैं जहाज उड़ेगा, तो नहीं, हम नहीं कहते, हम क्या उसको मानते हैं जहाज नहीं उड़ेगा, तर्क वितर्क करने लग जाते हैं कि
कि ये पौधा इसका है, एक उम्र तक हम मानते हैं, लेकिन बाद में क्या है उससे तर्क वितर्क करना चाहिए, नहीं ये इसका नहीं, ये आम का, वो कहेगा बेर का नहीं, ये आम का है। तो इस प्रकार अपनी सोच जब चेंज हो जाती है, यानी चिंतन का ऊपरतम रूप होता है, उच्चतम रूप होता है, उसे तर्क कहा जाता है। किसी भी समस्या के बारे में हम सोच रहे हैं, उसके समाधान पर पहुंच गए हैं, उसके बाद में हम बताते हैं कि हाँ मैंने तो इसे सोचा था, हमने इस प्रकार किया था। तो चिंतन से ऊपरी अवस्था होती है तर्क होती है। किसी भी बात को लेकर हम डायरेक्ट रूप से उसको नहीं मानते हैं, उसके ऊपर क्या सामने वाले से बहस करते हैं, इसे तर्क कहा जाता है, तर्क वितर्क के नाम से जाना जाता है। तो चिंतन से ऊपरी अवस्था क्या कहलाती है? उच्चतम रूप होता है। यह व्यक्ति का ज्ञानात्मक पहलू, किस प्रकार का? संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पहलू। व्यक्ति को ज्ञान होगा तभी तो वो तर्क करेगा। अगर मेरे को किसी चीज का ज्ञान नहीं, कोई व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है, वो संयुक्त रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं या राज्यपाल के? तो मुझे पता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री और उसका विधायक मंडल होता क्या है, तो मैं क्या तर्क लगा दूँ? मुझे इसके प्रति ज्ञान ही नहीं है। जब मेरे को ज्ञान होगा तो मैं बताऊंगा कि हाँ मुख्यमंत्री और उसका संयुक्त मंत्रिमंडल होता है, वो किसके प्रति उत्तरदायी, यानी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे, और व्यक्तिगत रूप से कोई जो होता है वो राज्यपाल के प्रति। अगर मुझे इस चीज के बारे में ज्ञान होगा, अगर मुझे ज्ञाता होगा, मैं इस चीज के इसके बारे में जानूंगा, तो मैं उसके बारे में क्या व्यक्ति को बता दूंगा और उसके बारे में क्या उसे कह दूंगा कि हाँ इस प्रकार का है। तो तर्क क्या होता है? ज्ञानात्मक पहलू होता है, और ये चिंतन से ऊपरी अवस्था होता है। और व्यक्ति जब स्वयं किसी बात को एकदम से न मानकर उसके बारे में सोचता है, विचार करता है, फिर उसके प्रतिपादन करता है, इसे तर्क कहते हैं। एक आती कल्पना है। क्या आती है? कल्पना, यानी हम किसी भी चीज के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं। कल्पना है कोई भी चीज हमारे सामने प्रस्तुत हो, हम उसको नहीं सोचकर जो हमारे दिमाग में चल रहा है उसे क्या कहते हैं? कल्पना कहते हैं, इमेजिनेशन। सोते सोते ये सोच रहे हैं तो ये काम किया, वो किया, और कल ये करें, वो करें, तो कल्पना करते रहे, मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इस प्रकार पढ़ूंगा, मैं इस प्रकार प्रक्रिया करूंगा। केवल दिमाग में अपने विचार थोड़ चलते रहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? कल्पना या इमेजिनेशन कहा जाता है। केवल अपनी तुच्छ बातों को लेकर या कुछ हमारी सोच जो होती है वहां तक हम सोचते हैं, करते कुछ नहीं, केवल सोचते रहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? कल्पना या इमेजिनेशन कहते हैं। जैसे मैंने प्लस 2 किया, तब ग्रेजुएशन दूंगा, ग्रेजुएशन में इतने % लाऊंगा, फिर मैं ये एग्जाम दूंगा, और प्लस 2 में मेरे पास क्या है बायोलॉजी था, तो मैं नीट का एग्जाम में बैठूंगा और नीट का एग्जाम क्वालिफाई दूंगा, और फिर मैं MBBS करूंगा। नीट क्वालिफाई करने के बाद मेरा जैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, उसमें 4 साल MBBS की डिग्री लेने के बाद मैं क्या है PG का कोर्स करूँगा, PG डिग्री करूँगा, 2 साल का जो है वो PG का कोर्स करूँगा, और फिर एक मेरे स्पेसिफिक जो एक पॉइंट होगा, यानी शल्य चिकित्सा में जाऊँगा, या मेंटल हेल्थ में जाऊँगा, या कार्डियोलॉजी में जाऊँगा, किसी प्रकार का अपने सब्जेक्ट चुनूंगा और उसमें क्या है मेरा काम करूँगा। तो इस प्रकार व्यक्ति है, अभी है तो प्लस 2 में, प्लस 2 की तैयारी उससे ढंग से नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी अब इतनी लंबी सोच लेता है, तो इसे क्या कहते हैं? कल्पना या कल्पना कहा जाता है, या इसे इमेजिनेशन के नाम से जानते हैं। इसी कल्पना या क्या कहा जाता है? इमेजिनेशन कहा जाता है। तो एक आपका समस्या समाधान है। किसी भी चीज के बारे में जब मुझे समस्या समाधान है, समस्या हमने पढ़ा चिंतन में है, कोई भी व्यक्ति होता है उसके सामने आराम से बैठा था, उसके सामने किसी भी बात को लेकर कोई कहे ऐसा पहलू आ गया है, ऐसा पहलू आ गया है जिसके बारे में उसने सोचा ही, यानी डायरेक्ट रूप से कोई समस्या आ गई है, उसके बारे में बैठा बैठे हम कहीं बैठे थे, हमारे पास फोन आया कि तुम्हारे साथ ये घटना घटित हो गई और तुमने एग्जाम दिया था, इस एग्जाम में तुम क्लियर नहीं कर पाए। तो हम बैठे थे, खुश थे, एक अनुमानित आंकड़ा था कि हाँ आपकी बार पास होंगे, लेकिन किसी कारण से हम उसमें पास नहीं हो पाए। हम बैठे थे तो डायरेक्ट रूप से हमारे सामने वो समस्या आ गई कि अब क्या करें, अब क्या करेंगे? मैंने तो सोचा था इस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाऊंगा और मेरा क्या है एक जीवन यापन का एक मुझे स्रोत मिल जाएगा, लेकिन जब इस प्रकार नहीं हो पाता है तो व्यक्ति के सामने एक समस्या आ जाती है और उस समस्या के समाधान के लिए उसके दिमाग में उसी समय विभिन्न प्रकार की क्या क्रियाकलाप चल जाते हैं, मानसिक थोड़ होते हैं, परिकल्पना होती है, परिशोधिता होती है, अवधान करता है, तार्किक चिंतन रखता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की जो क्या है सोच उसमें उजागर हो जाती है, विभिन्न प्रकार के संकलन का एक समावेश हो जाता है और उस समस्या से निपटने के लिए क्या करें, निपटने के लिए वह क्या सोचने लगता है और अंत में क्या है एक उससे क्या सोल्यूशन मिल जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? समस्या समाधान कहते हैं। ये एक इस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार ये हमारे साइकोलॉजी में कुछ छुटपुट पॉइंट जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी कहा जाता है। तो प्री का जो एग्जाम होता है उसमें नहीं है, मेंस की एग्जाम होती है पूछा जाता है व्हाट इज द हैबिट्स ऑफ ए मैन, हैबिट्स ऑफ ए मैन, यानी व्यक्ति की आदतों के बारे में बताएं। तो पहले सर्वप्रथम आदत कहा किसी जाता है और इस आदत में क्या होता है, फिर इसमें क्या है एक विस्तृत व्याख्यात्मक वर्णन किया जाता है जो मैंने नहीं बताया, ज़्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। ये जो एग्जाम सिंपल होते हैं इनमें ये नहीं पूछे जाते हैं।
तो जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें पूछी जाती है कि आदत किस प्रकार प्रतिरूप लेती है, किस प्रकार ये नकारात्मक होती है, सकारात्मक होती है, इसका परिष्ठ पोषण अगर हमने द्वारा फीडबैक दे दिया जाता है तो ये किस प्रकार आगे की ओर अग्रसर होती है, यदि हम फीडबैक नहीं लेते तो किस प्रकार वहीं पर सीमित हो जाती है। इसी प्रकार जो संज्ञानात्मक समस्या का पहलू होता है, समस्या के अगनात्मक है, नगरात्मक है, आगमनात्मक है, निगमनात्मक है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, किस आधारों पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इस प्रकार के इनसे छोटे छोटे पॉइंट है। जैसे रुचि है तो रुचि किस प्रकार के है, एक अपना प्रतिरूप चेंज कर सकती है, किस प्रकार यह व्यक्ति को ऊपर की तरफ ले जा सकती है, किस प्रकार यह व्यक्ति को नीचे की तरफ धकेल सकती है। तो इसमें कुछ पॉइंट थे जो क्या बड़े एग्जामों में पूछी जाती है, यहाँ नहीं पूछे जाते हैं। तो हमने क्या मुख्य जो मेन पॉइंट है जहाँ पर क्वेश्चन छोटे रूप से पूछे जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा की है। तो साइकोलॉजी में छोटे पॉइंट उनके बारे में देख और ये हमने क्या दूसरी क्लास है उसमें देखा है। कल देखते हैं इससे अगले पॉइंट कौन से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।